दोस्तों नमस्कार। 35 लाख परिवार की तादाद कोई कम नहीं होती है। ना तो वोटिंग के लिहाज से कम है और ना ही इस देश की जनसंख्या के लिहाज से कम है, क्योंकि 35 लाख परिवारों का मतलब है तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोगों का उस परिवार में रहना। और इन 35 लाख परिवारों के भीतर अगर यह असुरक्षा या आशंका धर कर जाए कि जब परिवार का मुखिया नौकरी पर जाएगा तो हो सकता है वो वापस ही ना लौटे। यह एक ऐसी असुरक्षा है जिसके बाद परिवारों के भीतर का डर कोई भी समझ सकता है। और यह सवाल 35 लाख परिवारों को लेकर इस वक्त इस देश के भीतर इसलिए बड़ा हो चला है कि इस देश में तकरीबन 35 लाख ड्राइवर हैं जिनके परिवार ड्राइवर की कमाई पर रहते हैं। यह अलग बात है, ड्राइवरों की कमाई इस देश में बहुत ही कम है। और अगर पैसे के हिसाब से देखिएगा तो प्रतिदिन 266 रुपए और ज्यादा से ज्यादा प्रतिदिन 666 रुपए, यानी 8,000 से लेकर 20,000 तक की नौकरी ये ट्रक ड्राइवर करते हैं, जो टैंकर भी चलाते हैं, यानी पेट्रोल डीजल की आवाजाही हो, गैस की आवाजाही हो, इस देश में दूध के सामानों की आवाजाही कर रहे हो, सब्जी या फिर फल सब्जी अलग अलग मंडियों में ले जा रहे हो, यही गाड़ी चलाते हैं। इस देश की इकोनॉमी में भी बड़ा योगदान है इनका। और इकोनॉमी की जीडीपी के लिहाज से अगर समझें तो तकरीबन 3.6% का योगदान इस देश में सड़क पर दौड़ते ट्रक टैंकर इन्हीं के जरिए निकल कर आता है। यानी भारत की इकोनॉमी एक झटके में ठप हो जाएगी। एक झटके में इस देश के भीतर आवाजाही अगर ट्रकों की रुक गई तो स्थितियां नाजुक हो जाएगी। कल, आज और कल 3 दिन तक इस देश के भीतर ट्रक ड्राइवरों ने कहा जो सरकार ने कानून बदल डाला है, कल तक अगर एक्सीडेंट होता था तो उसके बाद एक्सीडेंट का मतलब कि ड्राइवर की लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें सजा अधिकतम जो होती थी वह 2 बरस की होती थी। लेकिन सरकार ने पिछले दिनों दिसंबर 22 तारीख को संसद के भीतर कानून को बदल डाला और कहा कि अब आप इस तरीके से सड़क पर एक्सीडेंट करके नहीं भाग सकते हैं, आपको पुलिस को बताना होगा और अगर आप चले गए तो उसके बाद आपको 10 बरस की सजा होगी। 7 लाख रुपए आपको फाइन के तौर पर यानी मुआवजे के तौर पर देने पड़ेंगे। ड्राइवर ये लगातार कह रहे हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद की परिस्थिति वहां पर जमा भीड़ उन्हें मार डालती है और उससे बचने के लिए ही वो भाग जाते हैं। और ज्यादातर ट्रक चालकों का कहना है कि वह तो अपनी गाड़ी को लेकर पुलिस थाने में खड़ी कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसी परिस्थिति इस देश में कानून को लेकर बन चुकी है, उसी पार्लियामेंट के भीतर, जिस पार्लियामेंट के भीतर जब ये कानून लाए जा रहे थे तो विपक्ष नहीं था, कोई बहस जिरह का सवाल नहीं था। देश के गृह मंत्री ने इस देश की जो आईपीसी की धाराएं हैं और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है उसमें चीजें बदल डाली और उसी के मातहत यह बात निकल कर आई कि इस देश में ट्रक के जरिए जिसको हिट एंड रन की कैटेगरी में रखा गया, उस दायरे में अब ट्रक चलाने वाले को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए देने पड़ेंगे। सवाल एक झटके में समूचे देश के भीतर ट्रक चालकों में उठ गया। कमाई है नहीं, लेकिन इन सारी परिस्थितियों के साथ साथ जो स्थिति निकल कर आई उसमें एक सर्वे सामने आया। उस सर्वे ने बताया कि इस देश में एक्सीडेंट होते क्यों हैं और जितनी बड़ी तादाद में एक्सीडेंट होते हैं, अगर वो हिट एंड रन केस में चले गए तो उसके बाद तो ड्राइवर बाहर निकल ही नहीं पाएगा और उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि वह सिर्फ कल्पना की जा सकती है। हमें लगता है कि मुंबई में ट्रक चालकों के बीच में से एक शख्स निकल कर आया। उसने जानकारी दी कि दरअसल आने वाले वक्त में कोई ट्रक चालक नहीं बनेगा अगर ये हालात बन गए तो। ऐसा वो क्यों कह रहा है? सरकार क्या इस नजरिए को नहीं समझती है? हमें लगता है पहले उसका नजरिया, उसके बाद इस देश की परिस्थिति, सर्वे और शायद इकोनॉमी का जिक्र और शायद सरकार के सरोकार जनता की जरूरतों के साथ कैसे जुड़े हैं इस पर भी सवाल होगा। लेकिन पहले उस शख्स की बात को सुनिए। विचार करिए कि क्या ये सही है कानून? कोई एक नहीं है और हर ड्राइवर, एक ड्राइवर से कम उनका पूरा परिवार चलता है। 5 जन, 6 जन, 10 जन है,
वो बेचारे उसी से अपना रोजी रोटी चलाते हैं। और एक ड्राइवर जैसे है उसके साथ लेबर है, हेल्पर है, सबका। तो आज नहीं तो कल कोई ड्राइवर नया आएगा क्या? कोई ड्राइवर जिंदाबाद जिंदाबाद। ड्राइवर दोबारा कोई नया ड्राइवर नहीं बनना चाहेगा। उसको ये, क्योंकि वो मालूम है 10 साल की सजा होगी, तो क्यों ड्राइवर बनेगा? इससे अच्छा वो कहीं, कितने ड्राइवर ऐसे बोल रहे हैं कि मैं जाऊंगा गांव में कुछ भी करूंगा, खेती कर लूंगा, लेकिन ड्राइवरी नहीं करूंगा। ड्राइवरी एक क्या है? ट्रांसपोर्ट लाइन क्या है? एक तीसरा पिलर है गवर्नमेंट का, पूरा अर्थव्यवस्था उससे चलती है। सही कहा, इस देश में इकोनॉमी सड़क पर दौड़ती है और सड़क पर इस देश की इकोनॉमी को दौड़ाने वाला ड्राइवर, उसकी सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती है। उन्हें किसी तरीके की सोशल सिक्योरिटी नहीं है और उनकी आय 8 से 20 हजार रुपए महीने के बीच ही चलती है। और इस देश की इकोनॉमी में सरकार के डॉक्यूमेंट बतलाते हैं कि 3.6% का योगदान भारत की जीडीपी में ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कंट्रीब्यूशन है। यह सरकार के आंकड़े हैं जो 15th फाइनेंशियल कमीशन के जरिए निकल कर आए। उसमें यह भी कहा गया कि देश के भीतर जो भी माल की आवाजाही होती है उसमें 65% माल सड़कों के जरिए ही चलता है और 85% पैसेंजर भी सड़क से ही ट्रेवल इस दौर में करते हैं और सड़क ही सबसे ज्यादा नौकरी दे पाने की स्थिति में है। तो अगला सवाल कोई भी पूछेगा, क्या वाकई इस देश में अगर ट्रक ड्राइवर इसी तरीके से आंदोलनरत हो गए तो क्या सरकार कानून वापस ले लेगी? सरकार जाहिर तौर पर कानून वापस लेती नहीं है। इस देश में किसानों ने उसे जरूर डिगा दिया 1 बरस तक, लेकिन इस दौर में 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। उसके बाद सरकार के जहन में जो भी सवाल उठे, उन्हें जो भी डर हुआ या जो भी वह घबराए, उससे वो परेशान होकर सरकार ने कहा अब हम वापस लेते हैं काले कानून। तो क्या इस काले कानून का जिक्र भी इस रूप में हो सकता है? खास तौर से तब जब सुबह से ही, यानी कल शाम से ही कहिए, जो ड्राइवर स्ट्राइक पर थे वो खबरें आपको इस देश के न्यूज चैनलों में दिखाई नहीं दे रही होगी, अखबारों के पन्नों से भी वो गायब थी। तो क्या डर के मारे सरकार ने इस देश की मीडिया को अब यह ऑर्डर दे डाला, इन खबर को मत दिखाइए? हम अगले 24 घंटे चीजों को परखते हैं, समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसका असर क्या होता है। इसका असर दरअसल यह हुआ जो हमारी टीम ने रिपोर्ट निकाली, उस रिपोर्ट के मुताबिक इस देश के भीतर में पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर शहर दर शहर पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। अलग अलग मंडियों में सब्जी फल की आवाजाही रुक गई, तो इसमें वहां पर सामान जो था वो पूरी तरीके से खाली हो गया। मंडी का सब्जियों की कीमत पर असर पड़ने लगा। जो दूध और कृषि सामान थे वह भी पूरी तरीके से रुक गए। सीएनजी भी रुक गई और इस दौर में जो दवाइयों की आवाजाही थी वह भी रुक गए। इसके दायरे में खास तौर से नॉर्थ इंडिया जबरदस्त तरीके से आया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये सारे इलाकों में ट्रक टैंकर की आवाजाही और बसों की आवाजाही बहुत तेजी से रुकती चली गई। लेकिन इस देश के भीतर इतनी चीजें प्रभावित हो रही है, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रहा है। लेकिन सरकार कह रही है, गृह मंत्रालय में बैठक चल रही है, संगठनों से कहा जा रहा है आप स्ट्राइक मत कीजिएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी स्ट्राइक का ऐलान नहीं किया है। यह तो ड्राइवरों ने सोचा और कहा कि हम किसी भी तरीके से अपने ऊपर चीजों को कैसे ले लें, और एक स्थिति में वो चीजें आकर देश के भीतर एक झटके में खड़ी हो गई। अब यहां पर एक दूसरा सवाल खड़ा होता है, इस देश के भीतर जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी तादाद कितनी है और उसकी वजह कितनी है। जरा सोचिए कि पिछले बरस, यानी पिछले बरस से पिछले बरस तक का आंकड़ा है जो एनसीआरबी का डाटा बतलाता है, 2022 में लगभग 47,806 एक्सीडेंट ट्रकों के जरिए हुए और उसमें जो लोगों की मौत हुई वह तकरीबन 50,815 है। हर मौत के साथ एक व्यक्ति को जोड़ें या हर एक्सीडेंट के साथ एक व्यक्ति को जोड़ें, मौत हुई है। सवाल यह था कि वह उस एक्सीडेंट के बाद क्या थाने में गया? एनसीआरबी तो इसकी कोई जानकारी नहीं दे पाई, लेकिन सेव लाइफ फाउंडेशन जो है उसने जो सर्वे किया उसमें निकल कर आया और उसने बताया कि 10 से 12% ड्राइवर ही होते हैं जो उस दौर में इस तेजी के साथ थाने तक पहुंच जाएं।
सामान्य तौर पर थाना भी करीब हो तो ही वो जा पाते हैं, अन्यथा भीड़ तैयार होती है कि जिस ड्राइवर की वजह से एक्सीडेंट हुआ या किसी दूसरे ड्राइवर की वजह से एक बड़ी गाड़ी आकर टकरा गई, उसमें सजा सड़क पर ही दे दी जाए। ड्राइवरों के भीतर यही डर है कि अगर रुके तो भीड़ मार डालेगी, अब अगर भागे तो फिर इस देश का नया कानून उन्हें खत्म कर देगा। परिवार कैसे चलेगा? यह सवाल एक झटके में बड़ा हो गया। 2022 का आंकड़ा हमने बताया, 2021 में यह तादाद 47,530 एक्सीडेंट की थी और उसमें जो मौत हुई थी वो तकरीबन 43,499 लोगों की मौत हुई थी। 2019 में 47,530 एक्सीडेंट ट्रक और टैंकर के जरिए इतने ही हुए थे, लेकिन मौत उसमें 52,540 लोगों की हुई थी। जो सबसे कम एक्सीडेंट या मैक्सिमम एक्सीडेंट की स्थिति और कम लोगों की मौत, यह 2016 का आंकड़ा है, जहां पर 60,000 से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, मौत होती है 16,873 की। एक क्षण के लिए इस कानून को ले आइए, एक क्षण के लिए ड्राइवरों की जो आर्थिक परिस्थिति है उसको भी समझ लीजिए और उसके बाद यह भी अब सोचना शुरू कीजिए कि दरअसल यह एक्सीडेंट होते क्यों हैं। क्या कहा देश के गृह मंत्री ने कानून लाने से पहले और पार्लियामेंट के भीतर, क्या हमको लगता है वह भी यह सुनना चाहिए और एक ड्राइवर क्या सोचता है यह भी सुनना चाहिए। लेकिन जरा पहले यह समझ लीजिए कि जो सेव इंडिया फाउंडेशन है उसने जब 10 शहरों में सर्वे किया, लगभग 1,1200 से ज्यादा ड्राइवरों से पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट की बड़ी वजह ओवरलोडिंग होती है। ओवरलोडिंग के लिहाज से कुछ नहीं कर सकते हैं। ओवरलोडिंग क्यों पास की जाती है? पुलिस इन्वॉल्व होती है, आरटीओ इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन ओवरलोडिंग होती है, एक्सीडेंट होते हैं। उसमें से 38% ने कहा टाइम तो कुछ है ही नहीं, लगातार गाड़ी चलाते रहिए, यानी टाइम ड्यूटी कुछ भी नहीं है ड्राइवरों का। तो उनकी तादाद के और यानी थकान की वजह से, कभी नींद आ गई, थक गए हैं फिर भी गाड़ी चलानी है, तो वह संख्या लगभग 38.7% की है। इस देश के भीतर में लगभग 30% ऐसे भी हैं जो नशा करके गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, यह भी फैक्ट है। उसकी जांच इस देश के भीतर कब होती है, कैसे होती है, करती है पुलिस, नहीं करती है, टेस्ट होता है, नहीं होता है, ये सारी चीजें थोड़ी देर के लिए धरी की धरी रह जाइए। ये सोचते समझते हुए कि भारत की जीडीपी में लगभग 3.6% का योगदान जो है वह इस ट्रांसपोर्ट का ही है, जो इस दौर में थम चुकी है और देश के भीतर त्राहिमाम है और मीडिया को कह दिया गया आप मत दिखाइए, हम व्यवस्था करते हैं। उसके अलावे जो रैश ड्राइविंग होती है उससे तकरीबन 10% एक्सीडेंट होते हैं। जो सड़कों की खराब डिजाइनिंग है, यहां पर आइए, सड़कों की खराब डिजाइनिंग और गड्ढे, बदहाल सड़क, इन दोनों की, तीनों की परिस्थितियों में तकरीबन 18.5% एक्सीडेंट इन्हीं वजहों से होते हैं। जो सड़क है और दूसरे किसी ने टक्कर मार दी और उसके बाद ट्रक चूंकि बड़ी गाड़ी के तौर पर है तो वह जिम्मेदार होगी, इसकी तादाद तकरीबन 7% होती है। यह एक सर्वे की रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर बताती है, लेकिन उसके साथ साथ यह सर्वे यह भी बताता है कि 20,000 तक की कमाई इस देश के 90% ड्राइवरों की 8 से 20,000 के बीच है। यानी 20,000 से ज्यादा जिन ड्राइवरों की कमाई होगी वह उस 10% में आते हैं जो बड़े टैंकर चलाते होंगे या बड़ी कंपनियों के होंगे या फिर उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती होगी। लेकिन 90% ड्राइवर इसी दायरे में है जहां प्रतिदिन 266 रुपए उनके परिवार के लिए, मैक्सिमम 666 रुपए प्रतिदिन उनके परिवार के लिए। अब यहां पर एक और सवाल है, इस दौर में सिस्टम की भूमिका, जो पुलिस और आरटीओ या फिर गुंडागर्दी जो होती है उसके जरिए जब चीजें चलती हैं, तो उसके दायरे में सर्वे कहता है कि 40% का योगदान इनका भी होता है। पुलिस की प्रताड़ना जो होती है वो 50% योगदान तो उन्हीं के दायरे में रख दिया गया कि देखिए वो बड़े परेशान करते हैं तमाम जगहों पर, और निश्चित समय सीमा गाड़ी चलाने की होती नहीं है तो 26% ड्राइवर उसके दायरे में भी आ जाते हैं। अब यहां पर एक और बड़ा सवाल है, कोई भी ड्राइवर क्या सोचता होगा? क्या आने वाले वक्त में वो ड्राइवरी करेगा या घर लौट जाए? क्या वाकई उसके सामने ऐसी मुश्किल है? सर्वे ने यह भी बताया कि लगभग 27% घरों में यह आशंका लगातार बनी रहती है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, बच के चलिए।
अन्यथा मुश्किल होगी। इस आशंका में ही वो चीजें उसकी परिवार की चलती रहती है। एक ड्राइवर को सुनिए वो क्या कह रहा है और वो क्यों कह रहा है कि 10 साल की सजा और 7 लाख का फाइन क्यों गलत है। पर लगाया गया है 10 साल का सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना। तो हम लोग का तनख्वाह ही कितना है? 5,000, 10,000, किसी का 12,000, किसी का 8,000। और ये जो होता है तो इसमें क्या हम लोग ये कर पाएंगे? इसको हटाना पड़ेगा, रिटर्न ही लेना पड़ेगा इसको, ये काला कानून को। यही हम लोग का बोलने का मतलब। तो क्या वाकई यह भी काला कानून है? ठीक उसी तर्ज पर जैसा कानून इस देश में कृषि कानूनों के जरिए आया था। और क्या वाकई इस देश के किसान जब आंदोलनरत हुए तो वो सोच नहीं पा रहे थे कि इन कानूनों के जरिए उनकी खेती की स्थिति कैसे कॉरपोरेट के हाथों में थमा दी गई है? तो क्या वाकई ड्राइवरों को यह लगने लगा है इस देश के भीतर जो उन्होंने एक झटके में तय किया, नए बरस की पहली तारीख से लेकर 3 तारीख तक वो आंदोलन रद्द हो जाएंगे? और सभी आंदोलन पर निकल आए, सभी ने ड्राइवरी छोड़ दी और कहा कि गाड़ी सड़क पर नहीं उतरेगी। एक के बाद एक अलग अलग शहरों से जो रिपोर्ट आने लगी वो क्राइसिस की रिपोर्ट आने लगी। कहीं दूध नहीं, कहीं सब्जी नहीं, कहीं पर डीजल पेट्रोल की किल्लत, शहर दर शहर इस तरीके की भीड़ नजर आने लगी। और उसके बाद हुआ कि क्या इसके बाद जो एसोसिएशंस हैं, खास तौर से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन, यह भी कोई निर्णय लेगा क्या? तो झटके में होम मिनिस्ट्री ने उनको बुला लिया। लेकिन कोई सवाल इस देश के भीतर यह है कि सरकार अगर अपने कानून को वापस ले ले तो फिर सरकार को लगता है वो कमजोर हो गई। और इस दौर में सिस्टम अगर नहीं है, पुलिस की भूमिका, सिस्टम की भूमिका, आरटीओ की भूमिका, सड़क बनाने वाले की भूमिका, सड़क पे गड्ढों की स्थिति, एक्सीडेंट के बाद की परिस्थिति में कैसे किसे पेश आना है, ये स्थिति बिल्कुल अगर नहीं है तो क्या वाकई भीड़ सारी चीजें तय करने लगेगी इस दौर में? और इस देश के भीतर जब आईपीसी कानून में परिवर्तित किया गया तो क्या इनको लेकर पार्लियामेंट के भीतर बहस नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर शोर शराबे के बीच पार्लियामेंट में सेंध लगी तो उसके बाद से ही यह स्थिति बन गई कि सरकार ने सोचा कि अब अपने बूते सारे कानूनों को एक एक करके पास कराते चले जाइए। तो उस सरकार ने खुद ही कानून रखा, खुद ही पास किया, कोई उस पर डिस्कशन किसी रूप में नहीं हो रहा था। हमें लगता है कि गृह मंत्री उस दिन क्या कह रहे थे, एक क्षण के लिए इसको सुनना चाहिए। एक बदलाव किया है कि कोई गाड़ी चलाता है, टक्कर लग जाती है, इरादा नहीं होता है, व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है और फिर वो व्यक्ति पुलिस थाने में फोन करता है, 108 में फोन करता है, अस्पताल में पहुंचाता है, तो इसका इरादा मारने का नहीं है। इसके लिए हमने कम सजा का प्रावधान किया। मगर जो टक्कर लगाता है और जो विक्टिम है उसको मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस पकड़ते लाती है, हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया है। इससे ऐसे लोगों को तो क्या देश के गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी? अगर इस देश में यह कानून बना दिया जाएगा और ड्राइवर खुद को इतना असुरक्षित महसूस करने लगेंगे कि 2024 शुरू हुआ नहीं कि इस देश के भीतर में लाखों ट्रक, बस एक झटके में शहर दर शहर थम गए। जो जानकारी आई उसके हिसाब से पंजाब में सबसे ज्यादा, जो पंजाब और हरियाणा का इलाका है, 7 लाख ट्रक थम गए। हरियाणा में 200 बसें भी थम गई। गुजरात में जो ट्रक बस की आवाजाही है, 40% वाहन एक झटके में रुक गए। मध्य प्रदेश में 10,000 से ज्यादा ट्रक और तकरीबन इसी तादाद में बसों की आवाजाही भी रुक गई। महाराष्ट्र में यह तादाद तकरीबन 2 लाख से कहीं ज्यादा की है। राजस्थान में यह लगभग 40,000 की है। बिहार में तकरीबन यह 65,000 की है। जम्मू कश्मीर के भीतर यह पूरी की पूरी तादाद, जो जम्मू कश्मीर पंजाब के इलाके से आवाजाही होती है, वो पूरा लगभग 1.25 लाख की आवाजाही पूरे तरीके से थम गई है। तो क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी? या सरकार इस दौर में यह सोचती रही कि हमने जो सोचा है और जो विशेषज्ञों की टीम ने रिपोर्ट दी है उसी के हिसाब से चले? चेक एंड बैलेंस यहां नहीं है, यहां सिर्फ एक निर्देश है। क्योंकि इस दौर में सरकार जब पार्लियामेंट के भीतर कानून आईपीसी और सीआरपीसी की जो पास करा रही थी, उसको भी अगर आप परखिएगा तो पहली बार इस देश में इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी टेररिज्म से जोड़ दिया गया।
यानी अगर सरकार को लगता है कि आपने किसी इकोनॉमिक मुद्दे को इस तरीके से उठाया जिसमें इस देश की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, तो वह भी टेररिज्म के दायरे में आएगा। यानी अगर सोचिए, अगर यह कानून पहले आ गया होता तो जिस दौर में हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई, अडानी को लेकर तमाम देश में रिपोर्ट हो रही थी, उस दौर में अडानी ग्रुप ने क्या कहा? हम इस देश के विकास में लगे हैं और भारत का विकास जो नहीं चाहते हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, यानी राष्ट्रीयता का बोध उन्होंने अपनी इकोनॉमिक एस्पेक्ट, अपने नेटवर्थ, अपने मुनाफे और अपने गड़बड़ झाले के साथ जोड़ दिया। तो क्या ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई देश के सामने जहां पर पार्लियामेंट के भीतर सरकार जो कानून बनाएगी उसमें इस देश के भीतर की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन नहीं रहेगा क्या? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि इस देश के भीतर की अर्थव्यवस्था और उस अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए समाज समुदाय जो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनकी अगर माली हालत को हम समझें और सरकार की उपलब्धियों को अगर समझें तो सरकार की उपलब्धि किस बात पर टिकी है? सरकार की उपलब्धि इस देश में जिनके पास बीपीएल कार्ड है उस पर टिकी है। जो लाभार्थी हैं यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की सुविधा सरकार ने अपने नियम कायदे या अपनी योजनाओं के जरिए जो बना दिए उस पर टिकी हुई है। तो क्या इस देश के भीतर हर हाथ में बीपीएल कार्ड होना चाहिए, या उस दिशा में इस देश को बढ़ाया जा चुका है? या इस देश में ज्यादातर गरीब होना चाहिए कि आप 5 किलो अनाज पे जी लीजिए? या लाभार्थी हो जहां पर आप सोच रहे हो कि एक किसान सम्मान निधि है, कहीं कोई बीमा योजना है, जो भी आपको बैंक ट्रांसफर किया जा रहा है या योजनाएं दी जा रही हैं उसी पे ये पूरा देश टिका हुआ है। तो उसके दायरे में तो ये ड्राइवर्स भी आते होंगे, क्योंकि इनकी भी माली हालत दिखाई देती है कि ये 20,000 रुपए से ज्यादा महीने का पाते नहीं है और इनकी जिंदगी में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है, सड़कों पर जीवन बीत जाता है। इस परिस्थिति के भीतर क्या ये कहा जा सकता है या ये स्थिति वाकई ड्राइवरों के मन के साथ जुड़ गई है कि सरकार जिस कानून को लेकर आई है उस कानून को वापस ले ली, और सरकार कानून वापस लेती नहीं है। सरकार को यह भ्रम है कि चुनाव तो हम जीत रहे हैं, लेकिन जो गुस्सा लोगों का होता है, लेकिन जब वो वोट देने जाते हैं तो वो बीजेपी को ही वोट देते हैं। तो फिर गुस्से का कोई मतलब नहीं है। आप महंगाई में फंसे, वोट आपने बीजेपी को दिया। आप बेरोजगार थे, वोट आपने बीजेपी को दिया। अब जिन भी मुद्दों को लेकर परेशान है, लेकिन जीत अगर बीजेपी जाती है तो ऐसे में रास्ता क्या बचता है? हमें लगता है इस रास्ते को टटोलते टटोलते भारत की राजनीति के भीतर में जो दबाव समूह होते थे, जो संगठन होते थे, वो जब राजनीति को नहीं बल्कि सड़क पर खड़े होकर आंदोलन के साथ सरकार पर यह दबाव बनाते थे कि यह जनता के अनुकूल नहीं है, तो उससे सरकार पर एक प्रेशर पड़ता था। मौजूदा वक्त की राजनीति ने इसे भी खत्म कर दिया, और इस खत्म होती राजनीति में एक झटके में समाज के भीतर यह निराशा सी आ गई कि अब वो कौन सा कदम उठाए जिसके जरिए सरकार उसके अनुकूल नीतियों को ले आए, जबकि सरकार मान रही है कि उसकी हर नीति जो ऐलान की गई वह उनके अनुकूल है। अब इस अंतर्द्वंद को पूरा कौन करेगा, या इस कंट्रडिक्शन के बीच में कौन फंसेगा? क्योंकि विपक्ष तो पूरी तरह से मान लिया गया खत्म है और विपक्ष के हक में वोट पड़ नहीं रहे हैं। विपक्ष आज इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा रहा है ईवीएम को लेकर कि वीवीपैट से चीजें होनी चाहिए। तो क्या लोकतंत्र भी पूरे तरीके से एक झटके में मशीन का हिस्सा बन गया? और इसीलिए सरकार के जहन में कोई सवाल नहीं है किसी भी नियम कायदे को लेकर, क्योंकि कानून वो बना रही है और उसके पीछे गारंटी है कि वो सत्ता में ही बनी रहेगी। तो क्या ऐसी परिस्थिति आ गई है? लेकिन बावजूद इसके इस देश के भीतर जिसका जिक्र हमने किया 35 लाख ड्राइवर हैं, उसके ट्रक में जुड़े हुए 2 लोगों को और जोड़िए। उसके बाद इस देश के भीतर जो सड़कों पर रोजगार की स्थिति है, चाहे वो ढाबे के साथ जुड़ा हो या फिर अलग अलग जगह पर टायर पंप बनाने या ट्रक के मैकेनिक, इनको भी जब जोड़ते चले जाइएगा तो आपको जानकर हैरत होगी कि इस देश के भीतर सबसे बड़ा रोजगार इस देश का रोड ट्रांसपोर्ट ही क्रिएट कर रहा है। रेलवे भी इतना नहीं कर पा रहा है। यह अलग मसला है कि यह सरकारी नौकरी नहीं है, यह तो अपने हुनर के साथ खड़ी हुई नौकरी है। और इस देश के भीतर तकरीबन 8 से 10 करोड़ लोग सीधे सीधे इन सड़कों से ही जुड़े हुए हैं और उनकी रोजी रोटी उसी हिसाब से चलती है। और शहर दर शहर परेशान है। आज पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, दवाइयां नहीं आ रही हैं, दूध नहीं आ रही है, फल सब्जी की आवक रुक गई क्योंकि ट्रक और टैंकर नहीं चल रहे हैं।
लेकिन इसके ठीक सामने गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की तादाद और ड्राइवरों के साथ जो एक्सीडेंट होते हैं उसकी संख्या बहुत साफ बताती है। हिट एंड रन का केस अगर इस देश में चल पड़ा तो हर बरस औसतन 40 से 50 हजार ड्राइवर 10 साल के लिए जेल में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।